हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है शासन के अंग और हम साथ में पढ़ेंगे केंद्र और प्रांत के आधार पर शासन प्रणाली। इसके साथ ही हम समझने का प्रयास करेंगे कि भारत किस प्रकार से विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है शासन के अंग या फिर स्तंभ। शासन के अंग में हमने 3 प्रकार से इसे विभक्त करके रखा है। एक है विधायिका, जिसे हम लेजिस्लेचर के नाम से जानते हैं, कार्यपालिका जो एग्जीक्यूटिव है, और न्यायपालिका जिसे हम जुडिशरी कहते हैं। विधायिका में आखिर क्या कार्य किए जाते हैं? तो विधायिका के अंतर्गत विधि का निर्माण किया जाता है और कानून व नियम बनाए जाते हैं। विधायिका में लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही शामिल होती हैं। लोकसभा को हम निम्न सदन कहते हैं, जहां पर प्रत्यक्ष रूप से कार्य किया जाता है। वहीं राज्यसभा को हम उच्च सदन कहते हैं, जहां पर अप्रत्यक्ष रूप से शासन किया जाता है या कार्य किया जाता है। अब जब विधायिका में विधि का निर्माण हो गया है, तो इसी विधि को कानून के तहत शासन चलाने के लिए कार्यपालिका की आवश्यकता पड़ती है। तो कार्यपालिका में जो विधायिका के द्वारा विधि या कानून बनाए गए हैं, उसी के आधार पर देश का शासन चलाने का कार्य कार्यपालिका करती है। तो कार्यपालिका में 2 लोग शामिल होते हैं। एक है स्थायी कार्यपालिका, जिसके अंतर्गत प्रशासनिक अधिकारी आईएएस, आईपीएस, आईएफएस शामिल होते हैं, जो विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून को जिले में इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। वहीं दूसरी तरफ होते हैं अस्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका में जितने भी हमारे राजनेता हैं, मंत्री हैं, ये सभी शामिल होते हैं, जो अप्रत्यक्ष रूप से या फिर प्रत्यक्ष रूप से जो शासन है उसका संचालन करते हैं, विधायिका के द्वारा बनाई गई विधि का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। फिर दूसरा है न्यायपालिका। अब अगर कानून बन चुका है तो कानून के आधार पर निर्णय भी लेना पड़ता है, या फिर कानून से कई बार विवाद भी उत्पन्न हो जाते हैं। तो न्यायपालिका के द्वारा कानून के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं, साथ में विवादों का निपटारा भी किया जाता है। भारत में 3 स्तरीय न्यायालय हैं। एक है उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट, जिला और सत्र न्यायालय जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है वह, और उसके साथ में हम चौथा स्तंभ मीडिया को मानते हैं। तो पहला है विधायिका, जहां विधि निर्माण होता है। फिर है कार्यपालिका, जहां पर इन विधि के अनुसार शासन चलाया जाता है। और फिर है न्यायपालिका, जो विधि होती है, अगर उससे कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका समाधान न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं केंद्र और प्रांत के आधार पर शासन प्रणाली। इसे हमने 3 भागों में बांट के रखा है: फेडरेशन, कॉन्फेडरेशन और यूनियन। फेडरेशन का अर्थ होता है परिसंघ। परिसंघ का मतलब क्या होगा? तो एक ऐसी शासन प्रणाली जहां सरकार की स्थापना राज्यों के बीच समझौते का परिणाम हो और राज्य को केंद्र से अलग होने का अधिकार हो। अर्थात कि वहां पर केंद्र नहीं है, वहां बहुत सारे राज्य आपस में मिलते हैं और एक केंद्र का निर्माण कराते हैं। और जब केंद्र का निर्माण राज्यों के समझौते से हुआ है, इसका मतलब यह है कि राज्य को अपने फैसले लेने का अधिकार है और वह कभी भी केंद्र से अलग हो सकता है। इसका मतलब है कि अविनाशी राज्यों, मतलब ऐसे राज्य जो जिनका विनाश नहीं हो सकता, अविनाशी राज्यों का विनाशीय संघ, क्योंकि कभी भी ये जो राज्य है ये संघ से अलग हो सकते हैं। दूसरा है फेडरेशन, जिसके लिए हमने संघ शब्द का यूज किया है। तो इसका मतलब होता है एक ऐसी शासन प्रणाली जहां राज्य के पास केंद्र से अधिक शक्तियां हैं, परंतु केंद्र से अलग होने का अधिकार नहीं है। मतलब कि ऐसा संघ या ऐसा केंद्र जहां पर राज्यों के पास शक्तियां तो अधिक है, लेकिन उसको कभी भी केंद्र से अलग होने का अधिकार नहीं है। मतलब अविनाशी राज्य, जहां पे राज्यों का विनाश भी नहीं हो सकता, और अविनाशी संघ, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, क्योंकि यहाँ पर केंद्र और राज्यों को दोनों को ही अधिकार प्राप्त है, लेकिन राज्यों के पास केंद्र से ज़्यादा अधिकार है, लेकिन राज्य कभी भी केंद्र से अलग नहीं हो सकते। उसके बाद तीसरा है यूनियन। यूनियन का अर्थ होता है संघ, क्योंकि यहाँ फेडरेशन और यूनियन दोनों के लिए ही संघ का उपयोग किया गया है। तो इसका अर्थ है एक ऐसी शासन प्रणाली जहां समस्त शक्तियां केंद्र के पास है और राज्य के पास ना तो शक्ति है और ना ही कोई अधिकार है, और राज्य कभी भी केंद्र से अलग नहीं हो सकते। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पे पूरी की पूरी शक्ति केंद्र के पास है, राज्यों के पास कोई भी शक्ति नहीं है, और राज्य कभी भी केंद्र से अलग नहीं हो सकते। अर्थात विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, क्योंकि यहाँ संघ में ज़्यादा मजबूती हमें देखने को मिलती है। इसका
उदाहरण है इंग्लैंड और फ्रांस, और फेडरेशन संघ का उदाहरण है अमेरिका। इसके बाद हम देखते हैं कि आखिर अमेरिका की शासन प्रणाली में बदलाव कैसे हुआ। तो जब अमेरिका की स्थापना होती है तो वह 13 राज्यों के बीच समझौते का परिणाम होती है। जो अमेरिका है वह अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था, और एक बार अमेरिका ने अपने पूरे शासन प्रणाली में एकजुटता लाने के लिए 13 राज्यों के बीच समझौता किया गया, जिसके आधार पर एक संयुक्त राज्य अमेरिका का गठन हुआ। अब अमेरिका की स्थापना के समय वह परिसंघ था। परिसंघ मतलब क्योंकि राज्यों के पास केंद्र से ज़्यादा शक्ति थी, क्योंकि वो जो केंद्र बना था वह पूरे के पूरे राज्यों के बीच समझौते का परिणाम था, इसलिए ये क्या था, परिसंघ, कॉन्फेडरेशन था। लेकिन होता क्या है, 1860 में अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन प्रावधान करते हैं कि जो राज्य है उनके पास शक्तियाँ तो रहेगी, लेकिन उसे कभी भी केंद्र से अलग होने का अधिकार नहीं होगा। इसके कारण पहले जो अमेरिका होता है वो कॉन्फेडरेशन होता है, परिसंघ होता है, परंतु 1860 के बाद जब प्रावधान होते हैं तो अमेरिका जो है वह संघ बन जाता है, अर्थात फेडरेशन बन जाता है। इसके बाद हम समझते हैं कि भारत की शासन प्रणाली कैसी है। क्या भारत की जो शासन प्रणाली है वह परिसंघ है, कॉन्फेडरेशन है, संघ है, फेडरेशन है या फिर यूनियन है। तो हम इसे समझते हैं कि जो भारत की शासन प्रणाली है, ना ही वह परिसंघ है, ना ही वह संघात्मक है या जो यूनियन है एकात्मक, ये तीनों भी किसी भी रूप में खरी नहीं उतरती है। क्योंकि जो परिसंघ है, तो परिसंघ तो हम मान ही नहीं सकते, परिसंघ तो ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि भारत कभी भी किसी राज्यों के साथ समझौते का परिणाम नहीं है। क्योंकि भारत के संविधान के आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है, परिसंघ नहीं। इसलिए हम कभी नहीं कह सकते कि जो भारत है वह परिसंघात्मक शासन प्रणाली पर आधारित है। तो क्या वह संघ है, फेडरेशन है? तो फेडरेशन हाँ है, क्योंकि अनुसूची 7 के तहत जो राज्य सूची में 61 विषय दिए गए हैं, और इन सारे के सारे 61 विषयों पर जो कानून बनाने का अधिकार है वह राज्य के पास है, अर्थात यह कहीं ना कहीं हमें फेडरेशन तो देखने को मिलता ही है। तो क्या ये एकात्मक है, यूनियन है? तो केंद्र के पास शक्ति है कि वह राज्यों के नाम, सीमा और जो नए राज्य हैं इनके निर्माण में कार्य कर सकते हैं। मतलब केंद्र कभी भी राज्यों के नाम में, राज्यों की सीमा में परिवर्तन तो कर ही सकता है, साथ में किसी भी नए राज्य का निर्माण भी कर सकता है। इसके लिए उसे राज्यों से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हमें ये यूनियन, एकात्मक भी देखने को मिलता है। तो क्या ये पूर्णतः एकात्मक है? तो नहीं, भारत का जो संघ है यह पूर्णतः एकात्मक नहीं है, क्योंकि भारत में हमें बहुत सारी विशिष्ट आवश्यकताएं देखने को मिलती है। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने एक बीच का रास्ता अपनाया। उन्होंने क्या कहा कि जो शासन प्रणाली है, भारत की शासन प्रणाली, वह सामान्यतः तो संघात्मक ही रहेगी, अर्थात फेडरल ही रहेगी, लेकिन अगर कभी संकट उत्पन्न होता है, जैसे आपातकाल होता है, तब वह एकात्मक हो जाएगी। अर्थात जब संकट उत्पन्न होगा, आपातकाल की स्थिति होगी, युद्ध होगा या फिर कुछ भी ऐसी कंडीशन होगी, तब यह पूरी की पूरी एकात्मक, यूनिटरी हो जाएगी, अर्थात राज्यों के पास की शक्तियां खत्म हो जाएगी और केंद्र जो है वह प्रबल हो जाएगा। तो भारत की जो शासन प्रणाली है यह परिसंघात्मक तो है नहीं, यह कहीं ना कहीं संघात्मक है और एकात्मक की ओर झुकी हुई है आपातकाल के समय में। तो आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।